तो लास्ट क्लास में ट्रायंगल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो हमें होमवर्क में करने थे। आई होप कर लिए सबने। यस सर। ओके, तो पहले Yes, sir. उससे डाउट्स पूछ लो पहले। सर 18 और 20। Sir, Sir, 15 or 8. 15 or 18. 18 से पहले किसी का डाउट है? नो Sir, Sir, 15. 15. सर 15। 15 से पहले किसी का डाउट है? Sir, 15 से ही था. 15 से ही होमवर्क था। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि टू लाइंस L and M intersect at O and P is a point on a line L passing through O। एक एक करके करते हैं, पहले लाइंस बना लें। दो लाइन हैं जो O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस इज L, दिस इज M, नेमिंग कर देते हैं, और O पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर बात हो रही है किसी तीसरी लाइन की। P is a point on a line N passing through O such that P is equidistant from L and M। ये देखो वही चीज हो गई, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट लाइंस के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ऐसे ही ट्रायंगल में अगर देखोगे तो एंगल बाइसेक्टर पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट जिन दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर बन रहा है ना, उन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, मैं अभी साथ में दे रहा हूँ। कभी भी किसी भी ट्रायंगल में, या किसी भी एंगल की बात कर लो, सिर्फ ट्रायंगल नहीं, किसी भी एंगल में जो एंगल बाइसेक्टर पे पॉइंट होगा वो हमेशा दोनों रेस से जिससे वो एंगल बन रहा है इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका कोई भी पॉइंट इन दोनों रेस से इक्वल डिस्टेंस, मतलब अगर परपेंडिकुलर खींचोगे दोनों रेस पे तो हमेशा ये इक्वल आएंगे। ये क्वेश्चन तुमने कर रखा है, बट जनरल इन्फॉर्मेशन भी याद रखना। तो यही ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पहले तो एक लाइन है जो O से पास हो रही है, उसमें कोई पॉइंट P है जो इन दोनों लाइन L और M से इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है भाई, मान लेते हैं ये P है, P की L और M दोनों से डिस्टेंस इक्वल है, तो ये हो गया हमारा PL और ये हो गया PM। सॉरी, कुछ और नाम होगा आई गेस, LM तो वैसे भी नाम थे ना लाइंस के, तो दिया नहीं है नाम। अच्छा नाम नहीं दिया। ठीक है, तो फिर PX और PY कर लेते हैं। ये इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में। हमें प्रूफ करना है कि N इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय L and M। तो ये जो ब्लू लाइन है, ये जो एंगल बन रहा है उसका बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अब तो समझे गए होंगे, ये डिस्टेंस 90 डिग्री वाली होती है, दोनों 90 का एंगल है, PX और PY इक्वल है और एक PO कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाई CP/CT, और PO बाइसेक्टर हो गया जो एंगल बन रहा है L और M लाइन से। ठीक है, कोई अगर लाइन ऐसे बना रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम ही प्रूफ हो जाएगा। आज कुछ काम कंप्लीट है तुम लोगों का? सात्विक, सूर्यांश, दीपेश, अनुश्री? सर मेरा बस थोड़ा सा पहले वाला रह गया है, मतलब लास्ट टू लास्ट जितनी क्लास मिस हुई थी उसके काम रह गया थोड़ा सा बस। कब तक हो जाना चाहिए था? सर वो थोड़ा स्कूल भी मिस हुआ था ना, तो उसका भी थोड़ा काम है, इसलिए सर मैं आज कंप्लीट कर लूंगी सारा। ठीक है, नेक्स्ट डाउट आई गेस 18 है। यस सर। यस सर। Yes, sir. 18 में किसी से नहीं हुआ है क्या? No, sir. ओके, लेट्स सी भाई 18 में ऐसा क्या है। कह रहा है ABC is a right triangle such that AB is equal to AC। Basically this is an isosceles right triangle। राइट एंगल कहाँ पर ये बताया है? AB is equal to AC, तो A पे राइट एंगल होगा, AB और ये हो गई AC। फिर बोल रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट साइड AB एट D
एंगल ए का अगर हम बाइसेक्टर खींच रहे हैं तो बीसी को किसी पॉइंट डी पे मीट करता है। अच्छा, वैसे बाई सिमेट्री वी कैन ऑब्जर्व कि मिड पॉइंट पे ही करेगा, ऑल्दो कॉन्ग्रुएंसी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब ये सर 90 लेकिन नहीं है, बाइसेक्टर एंगल सी एंगल का सी है, का है। सर सी का बाइसेक्टर। Yes, ए sir. का नहीं है। देन जरूरी नहीं मिड पॉइंट पे है, क्योंकि वैसे तो फिगर सिमेट्रिक था लेकिन यहाँ से सिमेट्रिक नहीं है। ओके, दिस इज सी और इसका नाम दे रखा है क्या? बाइसेक्टर से नाम नहीं दे, अच्छा दे रखा है, डी पर करता है। डी है। हमें प्रूफ करना है कि AC प्लस AD इज इक्वल टू BC। AC बेस हो गया और AD ये इसका पार्ट हो गया, और हमें इसको AC के इक्वल प्रूफ करना है, BC के इक्वल प्रूफ करना है। फाइन, तो we need to find some connecting link। इसमें I think we will be needing to do a construction। हमें किसी तरह AC को BC से कनेक्ट करना। एक तो तरीका होता है पाइथागोरस, बट यहाँ कोई स्क्वायरिंग वगैरह नहीं है, सो डू नॉट गो फॉर पाइथागोरस। पाइथागोरस में जाओ तो स्क्वायर या रूट कुछ ऐसा आ जाएगा which won't fulfill the required proof। वो यहाँ पर कहीं रूट या स्क्वायर हमें दिख नहीं रहा है, तो पाइथागोरस मत सोचना। थिंक अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाले याद रखने पड़ते हैं। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हमें जरूरत पड़ेगी। डी से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ जो BC पे परपेंडिकुलर है। देखो ऐसा करते ही AC और BC में एक लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगा। पहले बात तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करो, दीज टू ट्रायंगल्स, सी इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट। 90-90 कॉमन, और ये बाइसेक्टर था। क्या ए कौन सी लग गई, ASA लग गया है? नहीं, AAS लग गया। AAS सर, क्राइटेरिया AA से क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए यस। यस क्या, दो एंगल और एक साइड। yes, इफ sir. दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट तो AC इज इक्वल टू आ गया, इसको मैं DM बोल देता हूँ, AC इज इक्वल टू आ गया CM। अब देखो CM BC का ही पार्ट, हमें BC लाना है आंसर में, तो ये देखो AC तो हमारा एडजस्ट हो गया, AC से हमें भी कोई टेंशन नहीं रह गई है। नाउ लेट्स सी हाउ टू डील विद दिस AD। अच्छा, अभी हमें पर्पस पता है अपना। अगर हम AD को प्रूफ कर दें BM के इक्वल तो बात बन जाएगी। AD की यस जगह BM आ जाएगा, CM प्लस BM बन जाएगा BC। ओके, फॉर नाउ AD किसके इक्वल है? क्या AD और DM इक्वल है CP से? यस सर। ठीक है, अभी देखो हमने क्या चीज यूज नहीं की है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन थी कि AB और AC इक्वल साइड है, वो इंफॉर्मेशन कहीं यूज हुई अभी तक? No, sir. नहीं हुई, तो कुछ तो उसका यूज होगा। अगर AB और AC इक्वल साइड है तो ऑफ कोर्स वी नो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्या ये 45 हो जाएगा? ये 90 यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा? 45। 45। डज इट मेक DM इक्वल टू BM? AD आया था यस। DM के इक्वल और DM आ गया BM के इक्वल, यही तो हमें चाहिए था। तो AD और BM इक्वल आ गए, AD जगह हम BM लिख दें तो यहाँ से CM प्लस BM इज इक्वल टू BC बन जाएगा। ठीक है, कुछ मिस कर जाना तो पूछ लेना मुझसे। पहले कंस्ट्रक्शन है, फिर कॉन्ग्रुएंसी है, और फिर एंगल से सीधा रिलेशन है।
सर हाँ सर बस हमारी आज ही क्लास 3:45 पे होगी ना, वैसे 5 बजे ही होगी ना? हाँ हाँ, आज तो थर्सडे वाली क्लास हम कर रहे हैं। सर आपने ट्रायंगल डीएमसी और ट्रायंगल डीएसी को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या किया था? एक तो AC इज इक्वल टू CM यूज किया है, दूसरा AD इज इक्वल टू DM यूज किया है CPC से। ये लिखो सर आपने ये जो 45 डिग्री लिया उससे आपने क्या किया था? DM और BM इक्वल आ गया ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके सर। सर एक बार सारे स्टेप्स बोल दो प्लीज। कॉन्ग्रुएंसी वाले स्टेप्स हैं पहले, यस सर। which implies AC is equal to CM, यस सर। और फिर AD is equal to DM कॉन्ग्रुएंसी से ही। यस सर। फिर एंगल्स पे फोकस किया हमने, तो दोनों एंगल 45 निकल आए। एंगल B 45 है क्योंकि बड़े ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल है। यस सर। और एंगल सम प्रॉपर्टी से छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ये D 45 आ गया। यस सर। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, उससे DM और BM इक्वल आ गए। यस सर। फाइनली वी यूज्ड AD is equal to BM। ओके सर। जो क्वेश्चन था उसमें बस रिप्लेस कर दिए वैल्यू। ठंड आ गई यार, ये हाफ टी शर्ट क्यों पहने हो? ऐसे ही सर, अभी थोड़ी बीमार पड़ जाओगे अभी। देखो विदुषी को 3-3 लेयर पहने हुई है। नो सर, 2 है। अभी क्लास स्वेटर है। के जस्ट पहले ब्लैंकेट हटाया इसने, ब्लैंकेट भी उड़े हुई थी। तो हो गया होगा भाई, कितना लिख रहे हो? SST थोड़ी ना है। सर बस एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वैसे, तब तक मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट आउट 20 19 20 19 है और 20 है। 19 जैसा एक क्वेश्चन तो NCERT में भी था। सर यही था, डिट्टो। था यस सर सर। सेम। NCERT क्वेश्चन है भाई, ये तो क्या चाहते हो तुम? अब ये नहीं बताया जाएगा, कॉपी खोलना, अपनी सोल्यूशन लिखा ही होगा ना। यस सर। चलो हो गया क्या अभी? लिख रहे हो कुछ लोग? सर मैं लिख रहा था सर, पर हो गया अब। सिमरन लिख रहे हो क्या? लिख लिया। नहीं सर मेरा हो गया। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल अदर देन इक्विलैटरल एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ राइट एंगल। 2/3 ऑफ राइट एंगल क्या हो गया? 60 60। तो बेसिकली कह रहा है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है
तो किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड के अपोजिट एंगल होगा, बेसिकली जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो 60 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई भी साइड सबसे बड़ी है और उसके अपोजिट एंगल मान लेते हैं ए है। तो अगर ए सबसे बड़ा एंगल है तो ए बी से बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा, ओके। सबसे बड़ा एंगल है, कोई एंगल सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी से बड़ा होगा? बड़ा Yes, प्लस sir. बड़ा ग्रेटर देन छोटा प्लस छोटा। दोनों तरफ फिर से एंगल ए ऐड कर देते हैं, ये भी ठीक है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 3 टाइम्स एंगल ए उससे बड़ा होगा, कह सकते हैं ना। एंगल ए Yes, प्लस sir. एंगल बी प्लस एंगल सी Yes, क्या sir. 180 हो जाएगा? एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल which makes angle A greater than 60. सर मुझे समझ नहीं आया। सर मुझे भी समझ नहीं आया। अच्छा, पहले बिना मैथ्स के जनरल सोचते हैं कि अगर तीनों एंगल 60 तीनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो 60 ईच होंगे। यस सर। अब अगर तीनों एंगल 60 नहीं है तो कोई एंगल 60 से छोटा है मान लो, तो अगर एक एंगल 60 से छोटा हुआ तो किसी और को 60 से बड़ा होना पड़ेगा सम फिक्स रखने के लिए। यस सर। यस या हमेशा किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 60 से बड़ा तो होगा ही होगा, ठीक है। ये है कॉमन सेंस वाली बात। मैथ्स कैसे कर रहे हैं इसकी, हमने कहा ए सबसे बड़ा एंगल मान लेते हैं तो ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, यस सर। ठीक है। तो 2 टाइम्स ए प्लस ए अगर मैं बोल दूं तो बी प्लस सी से बड़ा होगा, यस सर। ठीक है। मैंने अब देखो इनइक्वालिटी अगर एक्स वाई से बड़ा है तो हम दोनों तरफ कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं ना, एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 से बड़ा होगा। यस सर। ऐसे मैंने बोथ साइड ए ऐड कर दिया है, ओके सर। ठीक है। तो राइट हैंड साइड 180 बन गया और लेफ्ट हैंड साइड 3 टाइम्स ए बन गया, तो उससे हो गया कि जो एंगल ए होगा वो 60 से बड़ा होगा। थैंक यू सर। ऑजस फिर गया मैं क्या आज? अब तो म्यून खत्म हो गया ना। सर अब दूसरे एमयूएन में जहाँ जाता है हारता है फिर भी जाता है। डोंट टॉक लाइक दैट। इसे जीता भी था सर। कितने म्यून हो रहे हैं भाई? स्कूल वाले करा रहे हैं। ये सब में क्यों जाता भाई, एक आध में चला गया। चलो anyway। जैसे मैं भी सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था सो दैट क्लास ना जाना पड़े, पर्पस वैसे कुछ और होता था। एक आध बार तो एग्जाम भी छोड़ने को मिल गए थे तो बेस्ट हो गया था। चलो अब खत्म है इसका डाउट, चैप्टर ओवर मान लिया जाए। कोई और डाउट तो नहीं रह रहा है इसका? ठीक है, सो वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर ट्रायंगल। किसी का कोई भी डाउट कभी भी हो यू कैन आस्क एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप। मैं इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर देता हूँ यूजुअली, अनलेस मैं क्लास में हूँ या सो रहा हूँ या कहीं बिजी हूँ। चलो सो नेक्स्ट चैप्टर जो हमने डिसाइड किया था रिवाइज करने के लिए दैट वाज पॉलिनोमियल। सो लाइक द लास्ट टाइम जिनको चैप्टर आता है दे कैन स्टार्ट डूइंग द फर्स्ट एक्सरसाइज। आई थिंक कितने 20 क्वेश्चंस हैं, 21 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। सो स्टार्ट डूइंग इट। बाकी जिन्हें जो भूल गए दोबारा पढ़ना चाहते हैं सो आई एम गिविंग अ क्विक समरी, तो वो देख लें। चलो चैप्टर है पॉलिनोमियल। ये चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, डेफिनेशंस वगैरह भी इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये वैसे तो हम 50-100 बार तो डिस्कस कर ही चुके हैं। कौन बता सकता है कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? Sir, polynomial is an algebraic expression in which exponent of the power is a real number. Yeah, natural. रियल नंबर या नेचुरल नंबर दोनों अलग अलग बातें हैं वैसे। Whose exponent is बताओ क्या? natural number. Sir, natural number. The algebraic expression in which the power of the variable is a whole number. होल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर, जीरो भी अलाउड होता है। सो एक ऐसा algebraic expression in which exponent of the variables are whole number।
ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यूजुअली तुम कुछ भी लिख दोगे पॉलिनोमियल ही बन जाएगा। एक्स क्यूब 7x स्क्वायर माइनस 9 3x टू द पावर 7 प्लस 5x माइनस 6 अपॉन एक्स, दिस वोंट बी अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर देखो x की पावर हो जाएगी -1, न्यूमरेटर में लाके लिखते हैं हमेशा, तो वो होल नंबर नहीं होगा। तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? highest power. Power of the variable. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इन एग्जांपल्स में इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई। ये पॉलिनोमियल ही नहीं तो उसकी डिग्री की हम बात नहीं करेंगे, उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन बिल्कुल बच्चों वाला है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो उसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होते थे? Monomial, binomial, trinomial. ठीक है। वो कहाँ गया दीपेश? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं? सर मोनोमियल में सिंगल होता है, बाइनोमियल में 2 होते हैं, 2 टर्म होते हैं, और सर ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। वेरी गुड। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है सो दैट इज मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन डिग्री। वो वत्सल तुम बताओ क्या आता है तुम्हें? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। वत्सल क्लास में हो, आवाज आ रही है? अदिति बताइए क्या? क्या सर? कहाँ हो तुम? क्लास में नहीं हो क्या? नहीं सर, वो जो आपने दिया है मैं वो कर रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, करो तुम कोई बात। और कौन रह रहा है? ध्रुव अग्रवाल, तुम हो क्लास में? ध्रुव अग्रवाल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताओगे बेस्ड ऑन डिग्री? जितना लोगों नाम लिया कोई नहीं बताया अभी तक। तो बताओ ना, टाइप क्यों करता हूँ? माइक नहीं है तो हेडफोन्स अच्छे हैं और लाइट्स वगैरह जलती है उनमें। माइक खराब है। इतने में तुम आंसर दे, इतने में तुम स्टोरी सुना रहे हो कि माइक खराब है, बैठा हूँ लेटा हूँ। एनीवे, चलो डिग्री के बेस पे आई होप सबको याद होगा पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी थी लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है ध्रुव, ठीक, कोई बात नहीं। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होती है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 होती है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक आध पॉलिनोमियल और स्पेशल कैटेगरी में है, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 0। ओके, तो तुमने तो प्रॉपर्टी बता दी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। किसी भी कांस्टेंट नंबर को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं एक्सेप्ट 0। 0 की बात अलग हो जाती है। 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 10, 7, 3/8, √7, दे ऑल आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। और नेक्स्ट थिंग की कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कैसे आए ये? क्योंकि वी कैन राइट इट एज 10x टू द पावर 0। तो वेरिएबल की पावर 0 हो गई, इसलिए डिग्री 0 हो गई। किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं विद x टू द पावर 0, इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। फिर मैंने कहा कि एक्सेप्ट 0, 0 को अलग से बोला जाता है 0 पॉलिनोमियल। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों हो गया? कोई बता सकता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल में डिफरेंस कहां पर आ जाएगा? सर 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। वेरी गुड, इतना ही फर्क है बस।
जीरो भी एक कांस्टेंट है, बस इसके डिग्री में फर्क हो जाता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। उसका भी रीजन है क्योंकि इसको हम एक्स टू पावर 0 लिख सकते हैं, बट कुछ और भी लिख सकते हैं, एक्स टू पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, एक्स टू पावर 10 भी लिख सकते हैं। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर पूछी जाएगी तो विल से इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो फार सो गुड, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नेक्स्ट थिंग आती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। तो पहले आता है पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, तो पॉलिनोमियल का एक नाम दे देते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है तो हम उसको px बोल देते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल नाम हो गया उसका, और x रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई x वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है। पॉलिनोमियल बनाने में से कितने वेरिएबल हो सकते हैं, 1 2 3 10 20 जितने करने हो, बट हमारे सिलेबस में एक ही रहता है, इसलिए उसका नाम px रख देते हैं। तो मान लो हमने कोई पॉलिनोमियल बोल दिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब बात हो रही है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5 कोई पॉलिनोमियल है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं x में कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल दूंगा तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे पॉलिनोमियल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। जैसे बोल दो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 3 पर क्या होगी, हम उसको बोलेंगे p ऑफ 3। ठीक है, सब लोग ऐसे ही बोला करो, p3 या p ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 4 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 कितनी है, 4। वेरिएबल की वैल्यू है 3, पॉलिनोमियल की वैल्यू है 4। ठीक है, कहते हैं भाई बताओ पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 पे क्या होगी, तो वी आर लुकिंग फॉर p ऑफ 7 जो कि हो जाएगा 44। पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पे क्या होगी, p ऑफ -2 दैट वुड बी -1। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो हमने ये चैप्टर तो काफी डिटेल में पढ़ा है, फाउंडेशन पार्ट भी पढ़ा है ना इसका। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी को याद है क्या मतलब होता है? यस सर। यस सर। क्या के अलावा कोई है? सर मुझे पता है। कौन बोल रहा है? अच्छा मान्या बोल रही है, हाँ बोलो मान्या। सर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में जब प्लेस की जाए तो पॉलिनोमियल की टोटल। ठीक है, ठीक है, सही बोल रही मान्या। वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, जैसे मैं कोई पॉलिनोमियल बोल दूं px इज इक्वल टू 2x माइनस 8, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे यार इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब हो रही है, मतलब 2x माइनस 8 0 कब होगा, वो 0 होगा, इसको सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू 4 पे। तो ये जो 4 आया है दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जब तुम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू 4 डालोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, हम लोग इसका मतलब समझ गए अच्छे से। वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 is known as zero of the polynomial। फिर पॉलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से उसके नंबर ऑफ जीरोस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर डिग्री 1 है तो एक ही जीरो आएगा। हमारे कोर्स में मैक्सिमम 3 जीरोस तक आ सकते हैं, या तो लीनियर होगा या क्यूबिक होगा या क्वाड्रेटिक होगा। लीनियर में 1 जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 जीरोस और क्यूबिक में मैक्सिमम 3 जीरो, इसमें मैक्सिमम ही होता है। ऑल्दो तुम्हें इतना डिटेल में इस 9th के सिलेबस में नहीं है, बट मैंने ये बातें बहुत ग्राफ वगैरह बना के बताई हैं, अगर याद हो तो, कि मैक्सिमम जितनी डिग्री होती है उतने जीरो हो सकते हैं। शायद अगर ये भी याद हो कि जब डिग्री ऑड होती है तो मिनिमम 1 जीरो होता ही होता है। चलो अभी हम फाउंडेशन पार्ट में नहीं जा रहे हैं। और तुमसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है, क्वाड्रेटिक के जीरोस पूछ सकता है, तो उसमें हमें फैक्टराइजेशन करना होता है, वो हम लोग क्लास 8 से सीख रहे हैं। मान लो पूछ ले कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इसके जीरोस बताओ, तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करोगे तो यह फैक्टराइज होकर ऐसा आ जाएगा, x माइनस 4 x प्लस 3। तो ये जीरो, ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा,
तो हम देख लेंगे जब ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, मतलब x इज इक्वल टू 4 पे और x इज इक्वल टू -3 -3 पे। पे। So these are two zeros of this polynomial. ठीक है, दोनों को लिखना होता है, कोई एक भी लिख हाँ सकते ऑब्वियस हैं। दोनों को लिखना, जब जीरोस पूछे गए तो दोनों लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। इनके प्रूफ नहीं आएंगे, वो सिलेबस से हट गए, वैसे भी प्रूफ नहीं आते थे। रिमाइंडर थ्योरम याद है किसी को? किसी को नहीं याद है? एक्चुअल स्टेटमेंट ना बता के ऐसे बता दें, सिर्फ प्रोसेस बता दोगे तो भी चलेगा। सर आप p ऑफ x और g ऑफ x दे दो, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नहीं बताना, प्रोसेस बता दो कि क्या करना। मान लो px है कुछ और gx है कुछ। सर g ऑफ x का 0 निकालेंगे, उसको p ऑफ x में पुट करेंगे और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगा p ऑफ x का। ओके ठीक है, प्रोसेस सही बता रहा है प्रथम। बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम क्या, देखो नाम में ही रिमाइंडर है तो इट विल बी रिलेटेड टू रिमाइंडर ओनली। तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि इफ अ पॉलिनोमियल px, कोई पॉलिनोमियल है px एंड इट इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये यहाँ पर मैंडेटरी है, ये सिर्फ वैलिड है जो हम डिवीजन कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, जिसको हमने यहाँ पर x माइनस ए लिख दिया है, ये दूसरे फॉर्म का भी हो सकता है, ax प्लस b भी हो सकता है, सिंप्लिसिटी के लिए x माइनस ए लिख दिया है। So if a polynomial px is divided by a linear polynomial x minus a, then p of a gives us the remainder. जो कि प्रोसेस प्रथम ने बोली कि जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू 0 रख दो, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 रखा, मतलब x इज इक्वल टू a। ये वैल्यू जब पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे तो जो नंबर आएगा वही पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, सपोज हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, कैसे निकालेंगे? p ऑफ 2 x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर आएगी। अगर हम इसको x प्लस 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कैसे आएगा? p minus 3, p of माइनस 3, वेरी गुड। अगर हम इसको 3x माइनस 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कैसे आएगा? minus 4/3, 4/3 प्लस 4/3। जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 रख दो, तो x की वैल्यू दे देगा कि तुम्हें पॉलिनोमियल में x की क्या वैल्यू पुट करनी है, वो वैल्यू तुम पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम तभी यूज करेंगे जब सिर्फ रिमाइंडर पूछा गया होगा, या इसके क्वेश्चन उस तरह से भी बनते हैं कि दो एक्सप्रेशन दे दिए कि एक पॉलिनोमियल है उसको x माइनस 2 से डिवाइड किया तो इतना रिमाइंडर आया, x माइनस 3 से किया तो इतना रिमाइंडर आया, फिर कुछ कुछ पूछ लेगा। तो बस हमें यही बार बार यूज करना है, जब रिमाइंडर गिवन हो तो रिमाइंडर थ्योरम वाला फंडा लगा दिया। रिमाइंडर थ्योरम का ही एक स्पेशल केस होता है फैक्टर थ्योरम। सोचो अगर x माइनस ए फैक्टर होता तो रिमाइंडर कितना आता? 0 0 आता। भाई किसी फैक्टर से अगर किसी नंबर को या एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो यही बोलती है फैक्टर थ्योरम कि इफ x minus a is a factor of px is factor of px, then p of a is equal to 0। p of a रिमाइंडर ही देता है, हमें पता है पहले से, और इस केस में ये फैक्टर है, ये अगर बता दिया गया तो हमें पता है रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज कन्वर्स उल्टी भी ट्रू है कि अगर p ऑफ a 0 है, हम कहीं हिट एंड ट्रायल से देख रहे हैं या कहीं हमें कंडीशन मिल गई कि पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू डालने पे 0 वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स अगर p ऑफ a 0 है तो हम उल्टा कन्वर्स क्या बोल सकते हैं कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। समझ गए? किसी पॉलिनोमियल में मिल जाए मान लो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? p of 3 अगर 0 x minus 3 is a factor of x px, minus 3 is a factor of px। ठीक है, कहीं अगर हमें मिल जाए p of 2/3 is 0 तो हम क्या बोल सकते हैं?
x minus 2/3 is equal to 0. x minus 2 3x इसको minus ऐसे भी बोल सकते हैं 3x minus 2, एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, अपॉन वाला हटा सकते हैं, क्योंकि सोचो अगर कोई a अपॉन 2 किसी का फैक्टर है तो क्या a भी उसका फैक्टर होगा? ये एक्सप्रेशन है, नंबर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ओवरऑल कोई नंबर है तो अपॉन में कोई नंबर है तुम उसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी सही है, ऐसे लिख दोगे तो ये भी सही है, बट यूजुअली सोल्यूशन में इस तरह से लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना। x minus 2/3 भी फैक्टर है, 3x minus 2 अपॉन 3 भी फैक्टर होगा, और 3x minus 2 भी फैक्टर होगा, तो अपॉन 3 छोड़ सकते हो, क्योंकि नंबर हमारे एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर वो पूरा मल्टीप्लाइड है एक्सप्रेशन में। ऐसा नहीं 3x minus 2 से 3 हटा देगा, x minus 2 बोल दिया उसको, पूरे मल्टीप्लाइड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, आई थिंक दैट्स चैप्टर। बस एक चीज रह गई, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, और तो कुछ है नहीं इस चैप्टर में। अच्छा, आइडेंटिटीज है, डिवीजन आता है सबको। हमारे सिलेबस में डिवीजन सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब डिविडेंड में तो हो सकता है क्यूबिक या क्वाड्रेटिक, लेकिन डिवाइजर में हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल ही होता है। जो लोग भूल गए हैं वो देख लें। सपोज हमें 2x minus 3 से डिवाइड करना है 4x स्क्वायर प्लस 8x minus 15, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, पहले तो डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों को ही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिख लो, जो यूजुअली लिखा भी होता है, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो उसको ठीक करके अरेंज कर लो। उसके बाद डिविडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म को डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करो, दैट विल गिव यू द टर्म ऑफ द कोशिएंट। 4x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 2x आ गया, यही हमारा कोशिएंट का पहला टर्म होगा। इसको पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 6x, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस प्रोसेस में हमेशा पहला टर्म कैंसिल हो रहा होगा हर स्टेप में। यहाँ पर देखो ये पूरा कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 8 प्लस 6 हो गया 14x, माइनस 15 तो कैरी हो गया। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करनी है, हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर 14x है, डिवाइडर में 2x है, तो 7 टाइम्स, ये हो गया 2x प्लस 7, तो 14x माइनस 21, फिर से वही काम, माइनस प्लस, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया और 6 बचा, तो दिस विल बी अवर रिमाइंडर, ठीक है। सिंस हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर हमेशा नंबर आएगा। रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम आती है, हमारे सिलेबस में डिवाइजर की डिग्री हमेशा 1 होती है। रिमाइंडर के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, 1 से कम डिग्री 0 हो गई, 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट। तो हमारे सिलेबस के हर एक क्वेश्चन में जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। इजी? यस सर। लास्ट सेक्शन हमारा है आइडेंटिटीज। ये तो पुराने वाले हैं, सबको याद होंगी, a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी तो कुछ बात करने की जरूरत है नहीं, जो हमने 9th में सीखी है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसको भी कुछ याद करना मुश्किल नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद कुछ क्यूब वाली आइडेंटिटीज होती हैं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। कुछ लोग मल्टीप्लाई करके भी याद करते हैं कि 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी क्यूब की तरह a माइनस बी क्यूब होती है, बस बीच में यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा। इसी की तरह होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इन दोनों में कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, बहुत गलतियां होती हैं इसमें। कभी होल क्यूब होता है, लोग नीचे वाला लगा देते हैं, कभी अलग अलग क्यूब होता है, लोग ऊपर वाला लगा देते हैं। ध्यान रखो, एक में होल क्यूब है, एक में टर्म्स का क्यूब है। a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
आखिरी आइडेंटिटी सिलेबस से हटा दी गई है, जिसमें 3 क्यूब होते थे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये थोड़ी लंबी होती थी। इसमें मैंने एक स्पेशल केस बता रखा था, याद है किसी को? a Yes, plus sir. b plus c जब a plus 0 b होता है plus तो c a plus 0 b होता है plus तो c 0 उसका होता है। वैल्यू 3abc हो जाता है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा कि कभी अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, इन दैट केस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के इक्वल होता है। इस साल तो इस पे क्वेश्चन आना नहीं है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। सर हमारे टेस्ट में अभी अभी इसको प्रूव का ही क्वेश्चन आया था। तुम्हारा स्कूल अब क्या करे, नहीं फॉलो कर रहा है गाइडलाइंस तो। एनीवे मैंने बता तो दिया ही है, 90% केस में यही क्वेश्चन आता है जिसमें a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। अदरवाइज आइडेंटिटी थोड़ी सी लंबी है, उस पर क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है। ठीक है, अभी देखो आइडेंटिटी लोग याद तो कर लेते हैं, प्रॉब्लम आती है फैक्टराइजेशन करने में। तो फैक्टराइजेशन की हमने डिस्कशन की थी। हमेशा ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की हेल्प से फैक्टराइजेशन करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स बहुत क्लियरली बता देंगी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। जैसे कभी भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आए और देयर आर 6 टर्म्स, तो कौन सी आइडेंटिटी होगी? a plus b plus c whole square। एक ही आइडेंटिटी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 6 होते हैं, तो फॉर श्योर वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होगा। यू जस्ट नीड टू लुक फॉर ए बी एंड सी की a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। कभी कभी कुछ माइनस साइन भी आ जाते हैं, तो जब भी माइनस आएगा या तो 1 में आएगा या 2 में आएगा। यूजुअली 2 में होगा, नहीं 1 में कभी नहीं आएगा, 2 में माइनस साइन होगा। तो हम ये देख लेंगे कि उनमें कॉमन क्या है। जिन दो टर्म्स में माइनस का साइन है, उनमें जो भी वैल्यू कॉमन होगी माइनस साइन उसी के साथ लगा देंगे। इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2yz, माइनस करना था कहीं, माइनस 2yz और माइनस 4xz। ठीक है, 6 टर्म्स देखते ही हम समझ गए कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। a की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? 2x whole square। 2x। b की वैल्यू y है और c की वैल्यू z है। हमने देखा कुछ माइनस साइन में, इसका मतलब इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा। कोई नेगेटिव कैसे होगा, ये हम कैसे पहचानेंगे? जिन सर टर्म्स में नेगेटिव साइन है उनमें कॉमन क्या है वो देख लो। इन दोनों में क्या कॉमन है? z। z। दैट मींस z वाले टर्म में नेगेटिव साइन लगा देना, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई माइनस z होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो क्यूब वाले सर हैं, इसी क्वेश्चन जो आपने अभी लिखा है 2x प्लस वाई माइनस जेड में, हम इसी में साइन रिवर्स भी कर सकते हैं ना सर? सबके तीनों के साइन रिवर्स माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड कर सकते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर के अंदर पूरा पूरा माइनस कर दो, फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 स्क्वायर लिखूं या माइनस 2 स्क्वायर लिखूं, एक ही बात होती है। तो कोई भी एक्सप्रेशन स्क्वायर के अंदर लिखा है वो लिख दो या उसमें पूरे में माइनस कर दो। बट यूजुअली हम प्रेफर ये वाला करते हैं, हम कम माइनस प्रेफर करते हैं ना। अगर तुम पूरे माइनस कर दोगे तब भी वही बात है, माइनस 2x माइनस वाई और प्लस z। ठीक है, अब क्यूबिक वाले में देखो, क्यूबिक वाले में ही लोग डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल क्यों है? देखो पहली बात तो फैक्टराइज फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है जिसमें हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है, मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, वो होता है फैक्टराइज फॉर्म। 15 को फैक्टराइज करना है तो 3 into 5, दैट इज द फैक्टराइज फॉर्म। तो देखो जो इन दोनों आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइज फॉर्म है या राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि Left वो hand. प्रोडक्ट के फॉर्म में। राइट में तो प्लस लगा हुआ है, तो जब क्वेश्चन देगा होल क्यूब पे तो राइट हैंड साइड, मतलब एक्सप्रेशन अलग अलग लिखे होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बताया, हिंट मिल जाएगी। जैसे ही तुम देखो किसी भी आइडेंटिटी में 4 टर्म्स हैं, 1 2 और ये मल्टीप्लाई होके 2 और हो जाएंगे, तो 4 टर्म्स। वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची, या तो a प्लस बी होल क्यूब है या फिर a प्लस a माइनस बी होल क्यूब। सारे प्लस है तो a प्लस बी होल क्यूब, कुछ माइनस है तो a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, नीचे वाले दो आइडेंटिटीज में फैक्टराइज फॉर्म कौन सा है? Right side. Right hand side. Right side. ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, तो क्वेश्चन लेफ्ट साइड से आएगा। ये तो बहुत सिंपली दिख जाएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है या a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, उसमें तो आइडेंटिटी लगानी है बस। तो फैक्टराइज वाले सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 6 टर्म्स या 4 टर्म्स। 6 टर्म्स में तीनों का होल स्क्वायर है, 4 टर्म्स में होल क्यूब है।
ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्टली ऑब्जर्व कर लोगे तो कुछ फंसने वाली कहीं बात नहीं रह जाएगी। चलो, दैट इज द होल समरी ऑफ द चैप्टर। सबकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई क्या? नो कुछ लोग सर। नो सर। बेसिकली कुछ लोग पढ़ रहे थे क्या? सर शुरू हम नहीं देख कर, जो लोग कर रहे थे उनकी कितनी हो गई है? सर 10 तक। 10 तक हो गए हैं। ओके, चलो करना शुरू करो सब लोग। क्वेश्चन तो छोटे छोटे, इतना टाइम कैसे लग रहा है? कितने लोग वैसे एक्सरसाइज कर रहे थे? आई थिंक सिमरन कर रही थी और अदिति कर रही थी और प्रथम कर रहा था, बस 3 लोग कर रहे थे। नहीं सर, मेरा 12 तक हो गया। ओके, तनिष्का भी कर रही थी। ओके चलो कोई नहीं, बाकी लोग करो। या ठीक है, डिस्कस तो आज कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा करो, होमवर्क ही ले लो। कोई कुछ लोगों का एक भी नहीं हुए तो डिस्कस तो कैसे ही हो पाएगा। ठीक है श्रेया, तो सब लोग 2.1 कंप्लीट कर लेंगे और 2.2 में 2 क्वेश्चन है तो वो भी कर लेंगे। 2.1, 2.2 और 2.3 भी कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस। कभी क्लास बहुत दिनों बाद होनी, सैटरडे को होनी सीधे। 2.2 में 2 ही क्वेश्चन है, 2.1 भी इजी है, तो थोड़ा सा फास्ट करना है, थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। 2.3 भी बहुत ही इजी है यार। मैं लिख देता हूँ। 2.1 कंप्लीट करनी है, 2.2 कंप्लीट करनी है, 2.3 से करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अ, टेन तक कर लेंगे। ये सारे ही छोटे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन में मत जाओ। इट विल टेक नॉट मोर देन एन आवर कंप्लीट थिंग। 1 घंटे ज्यादा नहीं लगेगी। और यू हैव आज क्या ट्यूसडे है ना, आई थिंक सैटरडे तक का टाइम है। लास्ट डे के लिए नहीं छोड़ना, नहीं फिर एक दिन में तो ज्यादा हो ही जाएगा। अगर 2 दिन भी करोगे आधे आधे घंटे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सर आपको ट्रायंगल्स का आज भेजना है ना? हाँ आज ट्रायंगल्स का सब लोग काम भेज देंगे। पीडीएफ भेजना, फोटो नहीं भेजना। कुछ लोग फोटो भेज देते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम होती है देखने में। चलो देन, आज के लिए इतना ही। फिर थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।